हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लूसेंट का जीके हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और एंशिएंट हिस्ट्री का भी 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। उसके अलावे हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कल से हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री एकदम स्टार्ट से, जो कि 2019 वाले लूसेंट जीके में जो दिया हुआ है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ इसमें फिगर वगैरह की यूज होगा, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो फिगर के साथ ही हम डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ नोट्स से जो बुक है उससे डिस्कस नहीं कर देंगे सीधा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेट, कुछ प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मून के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, मून के बारे में जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं। उसके बाद हम सोलर एंड लूनर एक्लिप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यू मून, फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये सब डिस्कस करेंगे। उसका लूनार टेट्राड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फिर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में थोड़े थोड़े जानकारी ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? इसका कौन सा टॉपिक हम कहाँ तक हम आ चुके हैं वो मैं बता दूं। यूनिवर्स जैसे डिस्कस कर चुका हूँ, गैलेक्सी डिस्कस कर चुका हूँ, सोलर सिस्टम डिस्कस कर चुका हूँ, अर्थ शेप एंड साइज डिस्कस कर चुका हूँ, एंड नहीं, सोलर सिस्टम का ही पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ही बहुत सारे हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। एक इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो इस पर लगेगा, उसके बाद हम इस टॉपिक पे चलेंगे। तो एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक में यही डिस्कस करें। उसके अलावे आप फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हो, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और कुछ भी क्वेरी वगैरह भेज सकते हो। उसके अलावे आप इस ब्लॉग पे चेक कर सकते हो, अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो बता सकते हो। उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सन और सारे प्लैनेट है, जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, तो इन तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे नज़दीक जो कि आपको मर्क्यूरी नज़र आता है, उसके बाद वेनस नज़र आता है, उसके बाद अर्थ। जो सबसे नज़दीक है वो जल्दी ऑर्बिट करेगा, ये तो आपको पता ही है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि कोई यहाँ पे आप किसी प्लेग्राउंड में गए हो, जो एकदम गोल है, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। अब बीच में कुछ है तो आप यहाँ से दौड़ रहे हो तो एक चक्कर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपका दोस्त यहाँ से चक्कर ले रहा है तो एक कम टाइम में ही ज़्यादा चक्कर लगा लेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यही होता है ना। और r जितना छोटा होगा यानी चक्कर लगाना उतना आसान होगा। r अगर ज़्यादा होता गया, r यानी रेडियस ये होता है, रेडियस अगर ज़्यादा होता गया और ज़्यादा होता गया तो यानी सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा। तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है ताकि एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाए, मतलब यहाँ से जाए और फिर भी यहीं पे पहुंच जाए। क्लियर? तो जो नज़दीक है सन के वो जल्दी ऑर्बिट लगा लेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं हम किसके बारे में। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं मर्क्यूरी के बारे में। तो मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है और एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, लेकिन ध्यान देना कभी भी आप ये नहीं बता सकते कि ये सबसे गर्म प्लैनेट है, यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्यों। इसके बाद वाला वेनस सबसे गर्म है, वो मैं बताऊंगा क्यों है ऐसा उसके अलावा। तो मर्क्यूरी के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ये सबसे क्लोजेस्ट है, एक्सट्रीमली हॉट है लेकिन सबसे हॉट नहीं है। उसके अलावा कोई वाटर नहीं है, इस पर कोई वाटर नहीं। ऑब्वियसली वाटर होगा ही भी कैसे, जो भी वाटर होगा वो तो सनलाइट में इवापोरेट हो गया होगा। मर्क्यूरी में कोई ऐसा गैस नहीं है जो कि जैसे CO2, N2, H2, O2, ऐसा कुछ गैस नहीं है जो कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करता हो, यानी लाइफ मर्क्यूरी में संभव ही नहीं है। क्लियर? उसके अलावा इवन ये गैस भी नहीं है। उसके अलावा मर्क्यूरी में कोई प्रोटेक्टिव लेयर भी नहीं है, ओजोन टाइप, जो हमें सन के हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेज से बचा सके। तो मर्क्यूरी में रहने के बारे में सोचना भी गलत है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं वेनस। वेनस जो सेकेंड प्लैनेट है, जो डिस्टेंस की बात करें तो, लेकिन ये प्लैनेट
ये प्लानट अर्थ के सबसे नियरेस्ट है, ध्यान देना, अर्थ के सबसे नियरेस्ट है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लानट है, सबसे चमकीला ग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है अर्थ के सबसे नज़दीक कौन है, वेनस। और अगर सन से पूछे तो सन से दूसरा नंबर पे है। वेनस को बोलते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं क्योंकि ये ब्राइटनेस के कारण। और वेनस एक जो वेनस है ना, वेनस पे एक ऐसा क्लाउड टाइप का थिक क्लाउड चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे हमारे ऊपर क्लाउड होता है, लेकिन हमारे ऊपर जो क्लाउड है कहीं कहीं पे क्लाउड है, वो भी बारिश के समय पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे क्लाउड है, चारों तरफ क्लाउड है। यही वो कारण है जिसके कारण ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि क्लाउड क्या करता है, क्लाउड जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। यही तो हमारा क्लाउड भी यही करता है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, जिसके कारण गर्म हो जाता है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वेनस। सबसे हॉटेस्ट मर्क्यूरी नहीं है। क्लियर। तो इसलिए इस पे लेयर है, इसलिए इसको वेल्डेड प्लैनेट बोलते हैं। वेल और वेल्डेड का मतलब होता है, पहला दो वर्ड से मिला है कि वेल का मतलब होता है कि अनक्लियर है और कवर है। अनक्लियर का मतलब हमें दिख नहीं रहा है, कवर है। वेनस अर्थ के बराबर का साइज का है ऑलमोस्ट, इसलिए इसको अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पता है अर्थ जो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे हमें पता है अर्थ ऐसे मूव करती है, अर्थ का मूवमेंट कुछ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन सिर्फ दो ग्रह ऐसा है जो क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे मूव करता है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, अर्थ कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन बाकी दो है ऐसे। क्लियर। देख रहे हो डायरेक्शन से आप पता चल रहा है ना। तो वेनस और यूरेनस दोनों मूव करते हैं क्लॉकवाइज। उसके बाद वेनस सबसे हॉटेस्ट है, तो पता है वेनस में कोई वाटर नहीं है और कोई सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं, थोड़ा बहुत मिलता होगा। उसके बाद आते हैं अर्थ की बात करते हैं। अर्थ सबसे लार्जेस्ट है इनर प्लैनेट में, ध्यान देना, अर्थ सबसे लार्जेस्ट है इनर प्लैनेट में। अगर आउटर प्लैनेट तो शायद ज़्यादा ही है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इनर प्लैनेट की बात करें, इनर प्लैनेट में कौन कौन आता है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और सबसे नज़दीक है अर्थ का कौन, वेनस। और अर्थ जो मूव करता है वो सिंपल ऐसे मूव नहीं करता है, ऐसे मूव नहीं करता है। अर्थ एक एक्सिस में मूव करता है। जैसे मान लो ये है इक्वेटर प्लान, ये है ऑर्बिटल प्लान। मतलब ऑर्बिटल प्लान वो होता है जो ये ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट का मतलब होता है वो रास्ता जिस प्लेन पे अर्थ मूव करता है। तो ऑर्बिटल प्लेन से एक एंगल में मूव करता है। जैसे अर्थ कोई ऐसे नहीं है कि ये ऑर्बिटल प्लेन है, अर्थ ऑर्बिटल प्लेन को बिल्कुल 90 डिग्री में मूव करता है, ऐसे करता है 90 क्लॉकवाइज नहीं भाई। ये ऑर्बिटल प्लेन के कुछ 66.5 डिग्री पे थोड़ा टिल्टेड है। टिल्टेड रहने के कारण सीजन में परिवर्तन वगैरह देखा जाता है। और अर्थ क्या करता है, अर्थ का मूवमेंट जितने भी प्लैनेट हैं ना उसके पास, सबके पास दो मूवमेंट होती है। एक तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ध्यान देना, सन के चारों तरफ घूमता है। और एक अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो रोटेशन में टाइम कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट और इतना सेकंड। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, 23 आवर 56 मिनट। और इसमें कितना टाइम लगता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, 365 डेज और 5 आवर, ऑलमोस्ट 6 आवर। तो यही 6 आवर अगर 4 साल पे मिलता है, 4 साल इंटू 6 कितना होता है, 24। इसलिए हर लीप ईयर में कितना होता है, 366 डेज। क्योंकि 6 आवर, क्योंकि हम अगर हर साल में ऐसे रखें 365 दिन पास, तो कितना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए हम इसको अपने सहूलियत के लिए हर 4 साल पे जोड़ देते हैं। अर्थ को वाटरली प्लैनेट बोला जाता है और ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे वाटर का प्रेजेंस है और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी है। अर्थ इज ओनली नोन प्लैनेट, जितना हमें पता है, नहीं पता है उसमें से हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है, बहुत तो हमें पता भी नहीं है। लेकिन अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, उतना प्लैनेट के बारे में जितना हम जानते हैं। और इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको पता है 21% के आसपास, ये हमें पता ही। तो अब आते हैं मून। मून है क्या, मून अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है। और बहुत सारी थ्योरी बताती है मून कैसे बने। तो कुछ थ्योरी ऐसी बताती है कि, दो थ्योरी जो इम्पॉर्टेंट है, एक थ्योरी ऐसी बताती है कि अर्थ से लगा हुआ था मून, ऐसे एक डंबल टाइप का जो होता है ना, लगा था।
और कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये थोड़ा अलग हो गया। तो अलग होने पे क्या होता है, पहले अगर शेप कुछ ऐसे भी है ना, तो अगर घूम रहा है बार बार रोटेट कर रहा है तो उसका साइज गोल हो ही जाता है। और एक और थ्योरी बताती है कि एक बॉडी था जो ऑलमोस्ट मार्स से 3 गुना था, और एक छोटा बॉडी उससे टकराया, अर्थ जैसे मान लो उससे टकराया, कभी न कभी की बात करते हैं, तो इससे एक टुकड़ा निकला, एक एस्टेरॉयड निकला, जो बाद में धीरे धीरे रोटेट करने लगा और अर्थ के ऑर्बिट में आ गया और अर्थ के चारों तरफ मूव करने लगा। तो ये जो बाद वाली दूसरी थ्योरी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी हमें इसमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं, बस हम थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। क्लियर। मून एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ का। मून का जो डायमीटर है, डायमीटर होता क्या है, जैसे इसको बोलते हैं डायमीटर। अगर मून का साइज है ना, तो इसको बोलते, ये है सेंटर, इसको बोलते हैं डायमीटर, और आधा से बोलते हैं, सेंटर से एक दीवार पे बोलते हैं, उसको रेडियस बोलते हैं। तो डायमीटर है इतना 3475 किलोमीटर। आपको बताना है अर्थ का डायमीटर कितना है। क्लियर। और इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 10,864 किलोमीटर, और ऑर्बिट इसका है इलिप्टिकल। ये भी नहीं सर्कुलर में नहीं, इलिप्टिकल मतलब थोड़ा ऐसे, सर्कुलर का मतलब होता है ऐसे। और एक और चीज़ क्या है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये है अर्थ, मून इसके चारों तरफ मूव करता है, तो मून ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। तो जिस पॉइंट पे मून अर्थ के सबसे नज़दीक होगा उसको बोलेंगे पेरिजी। ध्यान देना, पेरिजी, या मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, उस समय अर्थ से उसका डिस्टेंस है इतना। क्लियर। नहीं सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाला है ना, मिनिमम डिस्टेंस है कितना, 364,000 किलोमीटर। लेकिन इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ना, तो यहाँ पे होगा 406,000। क्लियर। तो आप, और एवरेज तो पता ही है, एवरेज हमें पता है 38,400 किलोमीटर, ये तो पता ही है। क्लियर, इतना दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़, यहाँ पे दो चीज़ पता चलेगा ना, एक पेरिजी और एपोजी। पेरिजी का मतलब सबसे पास वाला पॉइंट। हम बार बार नहीं देखते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ मूव करता है, तो किसी एक पॉइंट पे पेरिजी होता है और किसी एक पॉइंट पे अपोजी होता है। पेरिजी याद रखते हो, पी से पास होता है ना, पास जो नज़दीक है, मेरे पास ऐसे वाला। और एक और चीज़, जो मून होता है, मून वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और उस अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है, ये तो पता है। और क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम लगता है उसको रोटेट करने में और कितना टाइम रिवॉल्व करने में लगता है। ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही लगता है। ध्यान देना, क्या होता है कि इट टेक्स 27 दिन लगता है, 27 दिन 7 घंटे लगते हैं उसको, और क्या करने में, रोटेट करने में। यानी हम ऐसा सिंपल बोल सकते हैं, इस पीरियड को सारे 27 डे को बोलते हैं साइडेरल मंथ। साइडेरल मंथ का मतलब होता है रोटेट करने में। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है साइडेरल मंथ कितने टाइम का होता है और साइडेरल मंथ का मतलब क्या होता है, और इतना ही टाइम उसको अप्रॉक्सीमेटली किस में लगता है, रिवॉल्व करने में। और एक और चीज़, द मून्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विथ रेफरेंस टू सन इज अबाउट 29.53 डेज। दिस पीरियड इज कॉल्ड सैंडोइक मंथ। देखो, अगर बात करें अर्थ का, अर्थ के साथ तो इतना ही लगता है, लेकिन अगर हम सन के रेस्पेक्ट में करें, सन के रेस्पेक्ट में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसको बोलते हैं साइनोडिक मंथ्स। क्लियर है, दो अलग अलग टर्म है, हम समझ गए। और एक और चीज़, मून का सारा सरफेस हम नहीं देख पाते हैं, इसीलिए आपको पता होगा मून का एक पार्ट जो होता है हमेशा अंधेरे में रहता है, जो सदर्न साइड है, जो डार्क साइड है, डार्क साइड हमेशा अंधेरे में होता है। और एक और चीज़, जितने बड़े बड़े प्लैनेट, माउंटेन, इवन जो मून का सबसे ऊंचा प्लैनेट माउंटेन है जिसका नाम है लेबनिट्ज, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मून का, वो भी सदर्न पॉइंट में ही है। सदर्न पोल हमें दिखाई नहीं देता, हमें नदर्न पोल दिखाई देता है। ये तो आपको इसी से पता चल जाता है कि सिर्फ हम 59% हम देख पाते हैं सरफेस मून का। क्लियर। अगर मास की बात करें तो हम सबसे कंपैरिजन करते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो मास मून का
जितना मास है वो 81 टाइम्स कम किससे है, अर्थ से। जैसे अर्थ का मास जितना भी है और मून का मास, जैसे अर्थ का मास होगा 81 kg, चाहे मून का मास अगर 1 kg होगा तो अर्थ का 81 kg। क्लियर। डेंसिटी बात करें तो डेंसिटी अगर वाटर के रेस्पेक्ट में करें तो डेंसिटी कितना है इसका 3.34 है। डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। डेंसिटी अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में करें तो अर्थ से कम डेंस है, यानी कम डेंस का मतलब है सेम वॉल्यूम में कम मासेस है। उसके बाद मून सरफेस का हिडन पार्ट कितना परसेंट होता है, 41%। अभी तो हमने बताया जब 59% आप देख सकते हो तो कितने पार्ट को आप नहीं देख सकते हो, 41%। हाईएस्ट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ जो साउथ पोल पे है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इज फुल ऑफ माउंटेन वेयर एज द डार्क पैचेज आर लो लाइंग प्लैनेट्स। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा पिछले में उल्टा बोल दिया था कि जो दो पार्ट है, एक है डार्क जो कि हमें कम दिखता है, तो डार्क पैचेज जो है ना वो लो लाइंग प्लेन है, लो लाइंग प्लेन है। लेकिन जो डार्क पैचेज है वहाँ पे जो साउथ पोल है, साउथ पोल वो डार्क पैचेज में ही है, वो वहाँ सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। क्लियर। एक और चीज़ है सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेन डस्ट पार्टिकल का, ध्यान देना क्योंकि हमने बता दिया जो सदर्न प्लेन है या जो पार्ट हमें दिखता नहीं है वो ज़्यादातर प्लेन है, तो वहाँ पे सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी मतलब ऐसा प्लेन है जो डस्ट पार्टिकल से बना है, और वो है कहाँ पे, मून के रियर साइड में, उस साइड में जहाँ हमें नहीं दिखाई देता। मून में कोई एटमॉस्फेयर है, मतलब कोई गैस नहीं। वहाँ पे अगर किसी को बम भी छूटेगा, बम ब्लास्ट करेगा कोई तो भी नहीं पता चलेगा। जैसे अगर पटाखा वगैरह जलाए तो भी दूसरे जगह पता नहीं चलेगा, क्योंकि पटाखा के ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है ना, कोई भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए, लेकिन वहाँ एयर है ही नहीं। कोई ट्विलाइट नहीं है। ट्विलाइट होता क्या है, जैसे आपको नहीं पता, जो शाम में हम जब सन के लाइट को देखते हो थोड़ा रेडिश कलर दिखता है। रेडिश कलर इसलिए दिखता है वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो लाइट आई, एयर में रिफ्लेक्ट हुई, भाई यहाँ पे एयर ही नहीं तो काहे का रिफ्लेक्शन, तो कोई ट्विलाइट नहीं दिखता है, कोई साउंड नहीं दिखता है, नो एटमोसफेयर नो साउंड। टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात का होता है -180 डिग्री सेल्सियस। और मून जबकि हमसे बहुत नज़दीक है तो इसको 1.3 सेकेंड लगता है वहाँ के लाइट को अर्थ तक पहुँचने में। और उसके पास अपना लाइट है नहीं भाई, उसके पास भी अपना लाइट है। सन का लाइट पहले मून पे जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा। मून का साइज ऑलमोस्ट 1/4 है किससे, अर्थ के रेस्पेक्ट में। उसके बाद मून का ग्रेविटेशनल पुल भी कितना है, कम है, हमसे कम है। और मून में कौन कौन से केमिकल मिलते हैं, जैसे सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब मिलते हैं। और मून की स्टडी को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, और मून को हम फॉसिल्स प्लैनेट भी बोलते हैं। क्लियर। और इसको हमें सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून देखने से पहले हमें दो चीज़ समझना होगा। सबसे पहले सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, सिंपल इसको समझ जाइए। उसके बाद हम पहले फुल मून समझ लेंगे, न्यू मून। देखो सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स दोनों कुछ भी होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि सन, मून और अर्थ एक लाइन में होना चाहिए। सन, मून और अर्थ एक लाइन में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सीजीजी मतलब सेम लाइन में। अब वर्ड से पता चलते हैं। लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण, और सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। देखो अब देखो नाम से ही पता चला, नाम से ही हमारा डेफिनेशन पता चल जाए। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है चंद्रमा पे ग्रहण लगना। ग्रहण हम कब बोलते हैं, जब डायरेक्ट लाइट नहीं आ पाता है। नॉर्मली नहीं बोलते थे यार तुम्हारे लाइफ में तो ग्रहण लगा है, यानी तुम्हारे लाइफ में कोई लाइट ही नहीं है। क्लियर। तुम्हारे लाइफ में कोई उजाला ही नहीं है, तो हम बोल देते यार तुम्हारे लाइफ में तो ग्रहण लगा है। क्लियर। तो अब देखो चंद्रमा पे ग्रहण लगना है, इसका मतलब क्या, चंद्रमा पे लाइट नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो लाइट नहीं आ रहा है इसका मतलब रोक कौन रहा है, कौन रोक सकता है, अर्थ रोकेगा। यानी लूनर एक्लिप्स तब होता है जब मून और अर्थ के बीच में मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है।
क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण यानी लाइट नहीं पहुंचना, लाइट नहीं पहुंचने का मतलब कौन रोकेगा, कौन रोकेगा इसको, तो अर्थ रोकेगा ना। अर्थ रोका यानी सन का लाइट आ रहा था मून पे, लेकिन अर्थ बीच में आके खड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अब नेक्स्ट है, तो फिर सूर्य ग्रहण हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य पे, इसका मतलब सूर्य पे किसी का लाइट नहीं आता यानी सूर्य पे अंधेरा छा गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। क्योंकि सूर्य पे हमेशा सन से हमेशा लाइट निकलती ही रहती है, हमने नाम उल्टा रख दिया है। क्योंकि जब, ध्यान देना, सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है जब सन से लाइट तो आती है लेकिन अर्थ पे नहीं पहुंच पाती, इसको हम अच्छा नाम बोलते अगर तो अर्थ इक्लिप्स बोलते थे कि धरती पे ग्रहण लगना है। धरती पे ग्रहण लगने का मतलब है धरती पे लाइट नहीं आ रही, अर्थ पे लाइट नहीं आ रही, अर्थ पे लाइट डायरेक्टली नहीं आ रही। इसका मतलब क्या, सन के और अर्थ के बीच में कोई आ गया, सन और अर्थ के बीच में आ गया मून। तो यानी जो सूर्य ग्रहण होगा वो कुछ पार्ट में होगा, कभी कभी कंप्लीट हो जाता है लेकिन कुछ पार्ट पे अधिकतर टाइम होगा। तो फिर सोलर इक्लिप्स क्यों बोलते हैं? भाई हम भी चालाक हैं, हम पे लाइट अगर डायरेक्टली नहीं आती तो हम बोल देते हैं कि सूर्य पे ही ग्रहण लगा है यानी उससे लाइट आ ही नहीं रही है। तो हम भी चालाक हैं, हम नाम ऐसा रख देते हैं। तो सूर्य ग्रहण का मतलब समझ गया? सूर्य ग्रहण का मतलब सिंपल है, अर्थ पे डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है, अर्थ पे अंधेरा छा गया है। अर्थ में अंधेरा क्यों छाया? कोई बीच में आया, और बीच में आया कौन? मून। आपस में ही तीनों खेल खेल रहे हैं। तो इतना हम समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि सबसे पहला कंडीशन है एक कंडीशन कि तीनों एक लाइन में हो। अब फिर लूनर कब होगा? जब चंद्रमा पे लाइट नहीं आएगी। सोलर कब होगा? जब अर्थ पे लाइट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी आपको पता है, तीनों आपस में ही खेल रहे हैं। अब हम समझते हैं एक एक टॉपिक को, तीनों। इसको हटा ही दे रहा हूँ। हाँ, पहला टॉपिक है सुपर मून, और एक और टर्म है हम समझ जाते हैं, दो टर्म याद। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स समझा। न्यू मून कब होता है? न्यू मून होता है जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच। फुल मून कब होता है? फुल मून में क्या होता है, मून दूसरे साइड रहता है, दूसरे साइड यानी हम ऐसा बोल सकते हैं सोलर इक्लिप्स के समय जो मून होता है वो न्यू मून होता है, लेकिन लूनर इक्लिप्स के समय जो मून होता है वो फुल मून होता है। क्लियर? इतना तो समझ गया ना। हाँ देखो, आप न्यू मून फुल मून तो समझ गए, सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, ब्लड मून क्या है, देखते हैं। सुपर मून सिंपल है, फुल मून अगर ज़्यादा क्लोज आ जाए अर्थ को, ऑब्वियसली साइज में बड़ा दिखेगा, ज़्यादा ब्राइट दिखेगा नॉर्मल सिचुएशन पे से, इसलिए इसको सुपर मून बोलते हैं। इस 15% ब्राइटेस्ट होता है, 13% बिगर होता है रेगुलर से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखते हैं ब्लू मून। ब्लू मून का क्या होता है कि भाई, थोड़ा इसको यहाँ लाते हैं। ब्लू मून होता है किसी कैलेंडर मंथ में, मतलब किसी एक मंथ में 2 बार फुल मून आ गया। एक बार तो चलो है, 2 बार आ गया तो उस मून को बोलते हैं, जो सेकंड वाला मून होता है उसको बोलते हैं फुल मून। भाई एक बार आ गया तो हम बोलते भाई जाओ तुम्हारा नाम रख दिया फुल मून। दूसरा आया तो उसको फुल मून नहीं कह सकते, इसलिए उसको हम ब्लू मून कहते हैं। एक और चीज़, इट इज़ बिकॉज द गैप बिटवीन द टू मून्स वेर लेस देन 31 डेज, मतलब दोनों का गैप ऑलमोस्ट 31 डेज होता है, लेस देन। तो कभी कभी होता है 1 तारीख को आ गया, 31 तारीख को आ गया, तो हम दोनों महीने में बोल सकते हैं ना कि एक महीने में 2 बार आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये है तो फुल मून लेकिन ये है ब्लू मून। लेकिन किसी साल में, ध्यान देना, इस महीने में भी 2 बार आ गया, जैसे मान लो मार्च में भी 2 बार आ गया, अप्रैल में भी 2 बार आ गया, तो इसको बोलेंगे फुल मून ईयर, यानी सॉरी ब्लू मून ईयर, मतलब इस साल ही ब्लू मून वाला है, 2 बार आ गया, और वो भी लगातार मंथ में। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लड मून। ब्लड मून होता क्या है? सिंपल, आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। बहुत आसान टॉपिक है, देखो। देखो अब देखो, यहाँ पे बस समझना आपको है, हाँ, यहाँ पे आपको बस समझना, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स तो हम समझ गए थे। अब देखो,
ब्लड मून इज द नेम गिवन अ व्यू अ मून ड्यूरिंग द टोटल लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स का मतलब क्या, मून क्या है दूसरे साइड है यानी फुल मून में है। तो आपको नहीं लगता कि जब फुल मून में तो ये तो नहीं है, अभी ये नहीं ना है क्योंकि मून तो एक ही हो सकता है। तो सन का लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन आपको पता होगा जो हमारी लाइट जितनी होती है सन में से जो लाइट निकलती है वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। VIVOR जिसे ना VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन जितना लाइट है ना वो सब रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो रेड है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है क्योंकि सनलाइट आई एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे साइड आए। जैसे आपको पता है ब्लू सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, इसके कारण तो हमें जैसे ब्लू आई रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो हमने तो देखा कि ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, तो हमें क्या लगता है जो आसमान है, जो स्काई है वो ब्लू कलर का ही है, लेकिन वो वो बस इस कारण है कि ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली गई, जिसके कारण हमें ऊपर से सिर्फ ब्लू लाइट दिखाई देता है। अब होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है कि सब लाइट आ रही है आ रही आ रही, सब रिफ्लेक्ट हो गई। रेड बच गया भाई, रेड बच गया, आ गई क्रॉस कर गई, यहाँ पे क्रॉस कर गई, तो दोनों साइड से यहाँ पे रेड लाइट यहाँ पे रेड लाइट, तो हमें तो यही दिखेगा ना कि एक मून है उसके चारों तरफ रेड रेड दिख रहा है, यही है बस ब्लड मून। ब्लड रेड कलर का होता है ना, इज़ द नेम गिवन द व्यू है मून ड्यूरिंग अ टोटल लूनर इक्लिप्स। टोटल कब होता है, जब पूरी तरह हमारे अंदर ढका हुआ हो। बिकॉज ऑफ द वे लाइट पासिस थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर ड्यूरिंग द एक्लिप्स, रेड लाइट फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड ऑन इट। रेड लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाकी तो चला गया ना। द मून रेडिश कलर अर्न्स इट द निक नेम ब्लड मून। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है लूनर टेट्राड। The sequence of 4 total lunar eclipse including no partial eclipse is called। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ड समझना है, टोटल लूनर इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स मतलब सन से जो लाइट आ रहा है पूरी तरह अर्थ उसको आने ही नहीं दे रहा है, थोड़ा भी नहीं आने दे रहा है अगर मान लो। और फिर पार्शियल इक्लिप्स को क्या होगा भाई, मून चारों तरफ घूम रहा है तो मून कहीं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो सन का लाइट आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ऊपर तो पहुँचेगा ना, तो इसको बोलते हैं पार्शियल। अब चंद्रमा पे हमने 2 मिशन भेजा है, एक चंद्रयान 1 और एक चंद्रयान 2। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब करंट का न्यूज होता है। तो ये हमने भेजा था चंद्रयान 2 आज से कुछ महीने पहले, तो लेकिन कुछ दूर ही यहाँ हमें क्या करना था, यहाँ से ऊपर से एक सैटेलाइट भेजना था जिससे एक लैंडर निकलता, लैंडर पहले अर्थ उसके सरफेस पे निकलता, फिर उसमें एक रोवर था जो आगे मूव करता और मून के बारे में सब कुछ बताता। क्लियर। लेकिन हुआ क्या, यहीं पे इससे ऑलमोस्ट कुछ मीटर पहले 2 किलोमीटर पहले ये ख़राब हो गया, तो अभी भी ऑर्बिट तो कर रहा है लेकिन उतरने का था, वो कोलैप्स कर गया, उतरा सीधा गिर गया, जिसके कारण रोवर निकला ही नहीं। और ये हम पहुंचने वाले थे उस पॉइंट पे, साउथ पोल पे, जिधर अंधेरा है, क्योंकि जो लाइटेड वाले पार्ट पे तो बहुत लोग पहुंच चुका है। क्लियर। और ये तो मैंने बताया था ना, कौन सा GSLV MK2 से हमने भेजा था और 95% सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि ऑर्बिट तो करी और पास से ऑर्बिट करे, जितना दूर से कर रही थी ना उससे, पिछले वाले से 2008 में जो छोड़ा गया था उससे बहुत पास से ये रोटेट कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही बस। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है कि वो लूसेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत याद भी रहेगा, रिवाइज भी आसानी से कर सकते हो आराम से सुन के। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक को साथ रखिए, एटलीस्ट पहली बार जब रीड करें तो बुक को सामने रखिए और देखिए कि क्या कुछ आ रहा है, ताकि आप अंडरलाइन कर सके, हाईलाइट कर सके, या नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। और पूरा मत लिखिएगा नोट्स में, छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिएगा। लेकिन मैं बोलूँगा आप इसी में लाइन लगा लीजिए, क्योंकि ये भी एक नोट्स ही है लूसेंट भी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर देना, ठीक है। थैंक यू।